हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके? काविन आ गया, वैभव आ गया, अर्शिया, नमन, मोक्ष आ गया। बढ़िया, करने स्टार्ट। देखो आप क्या करने वाले हो, मैं सबको एक बार म्यूट कर दूंगा और आपको चैट पे कुछ भी बोलना हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है, बीच में अनम्यूट करने से दिक्कत हो जाती है। ओके, ठीक है काविन, सुन लिया? आवाज आ रही सर। है ना सबको मेरी? सर मेरे को अभी आनी शुरू हुई, मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा पुअर हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है काविन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको एक बार म्यूट कर रहा हूँ और कुछ भी आपको बोलना हो तो आप चैट पे बोल दोगे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ और जी। ये चैट आपको दिखती भी जाएगी। गुड इवनिंग वैभव। चलो अब मैं शुरू करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग और ये था हमारा कल का क्वेश्चन, है ना? काफी सारों को परेशान किया है इस क्वेश्चन ने और टेक्निकली अभी तक हमें सही जवाब नहीं मिला। ठीक है, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है उनके लिए मैं एक बार और इसको समझा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास एक अच्छी खासी ऊंची बिल्डिंग है, 720 मीटर ऊंची। ठीक है, हम यहाँ सुपरमैन का केप ओढ़ के बैठे हुए हैं। आपको 20 किलोमीटर दूर है ये बिल्डिंग आपकी लोकेशन से। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा दूर उड़ते हुए जाना पड़ेगा, बहुत तेज स्पीड। ठीक है, और यही पूछा है कि आपको किस स्पीड में जाना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये पर्सन यहाँ से गिरना शुरू करता है ना तो इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है और बिल्कुल बॉटम पे आते आते इसकी स्पीड काफ़ी हो जाएगी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वाले फॉर्मूले से हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा इतने डिस्टेंस पे, या फिर सिंपली डिस्टेंस है तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे बोलूँ इसकी स्पीड कितनी होने वाली है, तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 अप्रोक्सीमेटली 10 एंड s की वैल्यू कितनी है 720 मीटर। ठीक है, तो देखो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14400, है ना? और ये हो गया करीब 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। तो 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे जब ये आदमी यहाँ बॉटम पे होगा और ये सुपरमैन भाई साहब इसको एकदम से कैच करते हैं तो क्या होगा, इस पर्सन की सारी स्पीड एकदम से स्लो हो जाएगी, एकदम से इसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, अब इतनी तेजी से अगर आपको कोई चीज रोकेगी ना तो ही आपकी बॉडी क्रश हो जाएगी, क्योंकि आप इतनी जोर से आपकी बॉडी ब्रेकिंग भी नहीं झेल सकती। और इनफैक्ट ऐसा हुआ भी था एक बार लैंड पे, मतलब फास्टेस्ट लैंड व्हीकल का रिकॉर्ड बनाने के लिए एक ट्रेन की जैसे रेल्स होती है ना, उन रेल्स पे एक कार को 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया था। ठीक है, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और उस कार को एक पॉइंट पे जाके ब्रेक लगानी थी, जिसके बाद मतलब ब्रेक से क्या एग्जैक्टली ब्रेक से तो काम करता भी नहीं, तो उसमें 2-3 पैराशूट्स भी लगे हुए थे कार में। और जो ड्राइवर था उस ड्राइवर को बहुत सारी सीट बेल्ट भी लगा रखी थी और उस कार को ब्रेक लगा के एक लिमिटेड पोर्शन में रोकना था। ठीक है, आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि एक अपने पास पर्टिकुलर लेंथ है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले उसको स्पीड देंगे, यहाँ पे सारे में उसको एक्सेलेरेट करेंगे, यहाँ तक उसकी स्पीड हम बनाएंगे 1200 किलोमीटर पर आवर और फिर हम उसको यहाँ पे ब्रेक लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली ब्रेक लगाने के लिए आप मिनिमम डिस्टेंस ही रखना चाहोगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अचीव हो पाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ मिल पाए स्पीड गेन करने के लिए, है ना? तो जब उसने इतनी सी डिस्टेंस में ब्रेक लगाई और सारे पैराशूट्स खुले, उस पर्सन पे इतना ज़्यादा एक्सेलेरेशन आया कि उस पर्सन की जो रिब्स की हड्डियां थी वो क्रश हो गई। ठीक है, वो बच गया, मरा नहीं, क्योंकि सारी मेडिकल जो रिक्वायरमेंट्स थी वो लोग उन्होंने रखी हुई थी, एम्बुलेंस वगैरह। बट उस पर्सन की रिब्स क्रैक हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द इंस्टेंट ब्रेकिंग। वो सीट बेल्ट पे ही इतनी जोर के प्रेशर से वो दबा कि उसकी जान चली जाती। ठीक है, तो बेसिकली यही बात है कि सुपरमैन होना इतना आसान नहीं है। आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कहाँ पे इस पर्सन को कैच करूं, जिसके बाद मैं इसको धीरे धीरे स्लो करूंगा तो ये जिंदा बच जाएगा, वरना इतनी तेजी से कैच करने से ही मर जाएगा। ठीक है, बात समझ आई सबको? अब इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे एक हिंट है
कि एक पर्सन को 9g से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं मिलना है, ठीक है। इवन एक्सट्रीम कंडीशन पे भी वो 9g से ज्यादा नहीं झेल पाता है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपका पर्सन इस पर्टिकुलर हाइट से जब नीचे आना शुरू करता है, ये पर्सन है हमारा, जब ये नीचे आना शुरू करता है तो इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है और किसी एक पॉइंट तक इसकी स्पीड हो जाएगी v इज इक्वल टू जी टी, है ना। u प्लस ए टी में से हमने खाली इसको जी टी लिख दिया, u तो 0 था ही, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि हमने सुपरमैन ने इसको कैच कर लिया, तो इस पॉइंट पे हम इस पे डिसेलरेशन लगाएंगे और कितना डिसेलरेशन लगा देंगे, पूरी लिमिट यूज कर लेंगे, 9g का डिसेलरेशन कर देंगे। तो यहाँ से ये स्लो होना शुरू होगा और स्लो होता हुआ यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 मीटर पर सेकंड कर देनी है ग्राउंड तक आते आते, है ना। तो बेसिकली ये डिस्टेंस है h1 और यहाँ पे ये डिस्टेंस है h2 और h1 प्लस h2 जो है वो सिंपली कितना हो जाना चाहिए, 720 मीटर। सबको समझ आ रही है, किसी को इस चीज में डाउट तो नहीं है। हॉस्टेज इज थ्रोन ऑफ, अरे हाँ, थ्रोन ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप इसको जब तक स्पीड दी नहीं है हमको तब तक आप कैसे बताओगे कि किस स्पीड से थ्रो किया, है ना। तो बेसिकली थ्रोन ऑफ कुड बी हॉरिजॉन्टल, बताता हूँ मैं इसको। अगर एक आदमी को आप यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंकते हो ना, तो भी वो धीरे 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 ऐसे ही नीचे गिरेगा और उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है उससे उसके वर्टिकल मोशन में कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। ये चीज तुम आप 11th में भी पढ़ोगे और इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं कि आपकी हॉरिजॉन्टल जो मोशन है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस एक्सिस का मोशन, वो वर्टिकल एक्सिस के मोशन से हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो उसको कभी इफेक्ट नहीं आता हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल पे। तो ठीक है, अगर सामने की तरफ थ्रो कर भी दिया तो भी कोई बात नहीं। और थ्रोन की अगर स्पीड नहीं बोली है तो आपको इसको ड्रॉप ही इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी सी टेक्निकलिटी है, इसको तो हम मिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब पॉइंट क्या है, h1 प्लस h2 720 मीटर आ गया। अब h1 कैसे निकालें, तो आप देखो यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी v, सही बात है। तो क्या आप लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखो इस पूरे रास्ते में आपका एक्सेलेरेशन कितना रहा होगा, g, ठीक है, g, और h कितना है आपका हाइट का h1, सही है ना। अब देखो फाइनल वेलोसिटी आपकी v स्क्वायर है, इनिशियल तो 0 ही थी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh1, एक इक्वेशन बनी, ओके। अब सेकंड इक्वेशन आप बनाओगे, यहाँ से आप बोलोगे कि ये h2 हाइट नीचे गिर रहा है और इस पूरे रास्ते में इसका जो डिसेलरेशन है वो है 9g, सबको नजर आ रहा है ना। तो इस केस में आपकी जब आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाते हो, तो देखो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यही वाला v था, तो इसको अपने v स्क्वायर लिख दिया। और एक्सेलेरेशन जो है इस बार ऊपर की तरफ जो है, पर ये डिसेलरेटिंग है तो इस बार में इसको माइनस लिखना पड़ेगा, 9g इंटू h2, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट गया, बेसिकली v स्क्वायर आ गया आपका 18gh2। यहाँ पे किसी को प्लस माइनस का डाउट है तो मैं फिर से बता देता हूँ, वैसे हम हमेशा नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, बट नहीं भी लो और आप पॉजिटिव में कैलकुलेट कर लो तो भी कोई गलती नहीं होती, ठीक है। जस्ट स्पीड बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम इसको मिस कर सकते हैं कि ठीक है आगे बढ़ रहे हैं सब, नीचे जा रहे हैं तो इसको सबको पॉजिटिव मान लो, तो ये भी पॉजिटिव आ गया, जी भी पॉजिटिव ले लिया। बट अगर ये अपोजिट है तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, है ना। तो अब आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू 18gh2 और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh1, ये दो इक्वेशंस है। किसी को डाउट? नो डाउट, ठीक है, लिखते रहना। चलो अब क्या प्रॉब्लम है भाई, अब ये बात है कि इन दोनों का आप इक्वेट कर दो, इन दोनों को। तो सीधा आप लिख सकते हो 2gh1 इज इक्वल टू 18gh2 और g से g हटाया, 2 से इसको काटा 9, तो आंसर में आया h1 इज इक्वल टू 9h2, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस एक इक्वेशन को यहाँ पे वापस लाता हूँ और मैं लिखता हूँ कि h1 प्लस h2 इक्वल टू 720, h1 की जगह मैं h2 डाल दूँ, तो यहाँ पे आ गया 9h2 प्लस h2 इक्वल टू 720, 10h2 इज इक्वल टू 720, h2 कितना आ गया 720 अपॉन 10 इक्वल टू 72 मीटर। तो बेसिकली उसको ये डिस्टेंस है जो 72 मीटर, इस डिस्टेंस में उसको रोकना पड़ेगा पर्सन को, ठीक है।
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी किया जा सकता था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली आप अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकालना चाहो तो इसी में इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके h1 प्लस h2 निकाल के भी कर सकते हो। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी हैं, पर ये सबसे सिंपल है और इसके अंदर हमको कोई चिंता नहीं करनी पड़ी कि भाई इसकी स्पीड कितनी हो गई थी यहाँ पे आके, वी डोंट केयर कितनी भी हो गई हो। आपको इस रेशियो से पता है कि आपको अब इतने ही डिस्टेंस में इसको रोकना पड़ेगा, 72 डिस्टेंस में इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है, 72 मीटर। चलो अब आपके पास टाइम कैलकुलेट करना रहता है। आपने बोला कि नीचे का जो हाइट है ये है 72 मीटर, तो ऊपर की कितनी हो जाएगी 720 माइनस 72, कितना होता है भाई? क्या ये 650 में से 2 कम 648 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप बता सकते हो मेरे को कि यहाँ से यहाँ तक इस पर्सन को गिरने में टाइम कितना लगेगा? तो आप सिंपली बोल दो कि कौन सी इक्वेशन लगाए। देखो हम यहाँ पे लगा सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, हाफ इंटू जी, इसकी वैल्यू मैं सीधा 5 लिख देता हूँ और टी स्क्वायर जो है आपका वो निकल आ जाएगा, एस आपका है 648 मीटर, है ना भाई। तो टी स्क्वायर जो है वो आया 648 अपॉन 5। इसको तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी मदद ले लेता हूँ। यहाँ पे हम 648 अपॉन 5 देख लें पहले, ये आ गया 129.60 और अब मैंने लगा दिया रूट ऑफ 129.6 का आंसर, तो ये आ गया 11.38, ठीक है। तो बेसिकली हमारा टाइम आ गया 11.38 सेकेंड्स, ठीक है। अब आई अंडरस्टैंड कि ये कैलकुलेटर के बिना नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, ऐसा कोई मनाही भी नहीं थी, चैलेंज क्वेश्चन था, ठीक है। पेपर में इतना भारी क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं। अब 11.38 सेकेंड्स जो टाइम है, उतने टाइम में हमारा जो सुपरमैन है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा ना 11.38 सेकेंड्स में, ठीक है। तो अब ये यहाँ से मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन को, तो अब आप यहाँ से सीधा चलो और 11.38 सेकेंड्स में 20 किलोमीटर, मैं इसकी ये लिख देता हूँ रेड से, वेलोसिटी ऑफ सुपरमैन इज इक्वल टू 20,000 मीटर इन 11.38 सेकेंड्स। इसको भी कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 11.38, 1.7575 मतलब 1.7575 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना ज्यादा स्पीड से इसको चलना पड़ेगा, एक सेकंड में ये इतना स्पीड चल रहा होगा 1.75 किलोमीटर। दिस इज आई थिंक अराउंड 5 मार्क। मार्क क्या होता है पता है आप लोगों को? मार्क होता है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कर लेते हैं 5 मार्क की क्या स्पीड आती है। 340 इंटू 5 करो जरा, तो ये आ गया आपका 1700। तो हमारा देखो 1700 से भी ज्यादा है, तो ये 5 मार्क से भी ऊपर है। 5 मार्क एक्चुअली सुपरसोनिक स्पीड होती है, तो इतना तेज सुपरमैन को उड़ना पड़ेगा। जब स्पीड से सुपरमैन उड़ेगा तो उसके आसपास की सारी खिड़कियां टूटती जाएंगी, क्योंकि सोनिक बूम बनता है। आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है। किसी को डाउट है तो बताओ, समझ आया सबको? कहाँ गए सब, जिंदा है कि नहीं? चलो फिर अब कंटिन्यू करें। अब ये क्वेश्चन हो गया, टेक्निकली किसी ने इसका सही आंसर दिया नहीं है, तो सिर्फ पार्टिसिपेशन के मार्क्स मिल पाएंगे आपको, और इस सॉल्यूशन को आप वीडियो में भी बाद में देख सकते हो, ठीक है। मैं मतलब इसकी रिकॉर्डिंग आपको पहुंचा दूंगा। अब आ जाते हैं हम लोग एक छोटी सी वर्कबुक पे, एक नहीं है 4-5 है, पर छोटी छोटी है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करते हैं। तो हमको यहाँ पे कन्वर्टिंग मास इनटू वेट बोला गया है। Objects with mass also have weight, although they can be weightless. चलो मैं इसको यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। Although they can be weightless under special conditions. ये weightlessness जो है ना, ये हम बाद में ही डिस्कस करते हैं। क्लास में
नेक्स्ट चैप्टर, जब ग्रेविटी का चैप्टर आएगा ना, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि वेटलेसनेस कैसे आती है. If you know the mass of something in kilograms and want its weight in newtons at Earth's surface, you can take advantage of the formula. ये formula हमने किया है, W is equal to mg किया है ना, ठीक है. अब न्यूटन के सेकेंड लॉ में F is equal to ma. When the force of gravity is the only force, the acceleration of an object is g. तो आपका यहाँ पे g की वैल्यू कितनी हो जाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये भी ठीक है. अब सिंपल क्वेश्चन पूछना शुरू कर रहा है ये, हाउ मच डज 1 kg बैग ऑफ नेल्स वे ऑन अर्थ. ठीक है, तो क्या करोगे, W इज इक्वल टू mg. तो ये 9.8 न्यूटन इसका वेट आएगा. ठीक है, चलो सिंपल सी बात है. अब यहाँ पे आगे चलते हैं. अब एक लड़की है फेलिशिया, उसका मास है 45 kg. तो व्हाट इज फेलिशियाज वेट इन न्यूटन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 9.8. कोई शॉर्टकट है क्या इसका, 45 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 कटते भी नहीं है ना 45 और 9.8. तो यहाँ पे कर ले 45 इंटू 9.8 ये आ गया 441. तो यहाँ पे इसका वेट हो गया 441 न्यूटन्स. ठीक है, यूनिट भी देख लो, यहाँ पे बता रखी है कि यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. तो कैन यू सी द यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन न्यूटन पर kg. तो जैसे आप यहाँ पे देखते हो न्यूटन पर kg लिखा है, न्यूटन पर kg. तो आप इसको चेंज करो, आप न्यूटन को अगर वापस से लिखते हो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg, तो ये कट गया और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. क्या कहना चाह रहा है ये एक्चुअली, कि जब आप W अपॉन m करोगे न्यूटन पर kg, तो आपको वापस एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी सी चीज, आगे चलते हैं. Given that 1 kilogram of mass corresponds to 2.2 pounds at the Earth's surface, what is Felicia's weight in pounds on Earth? ओहो, अब पहली चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, हमको kg को पाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ, वेट इन पाउंड्स क्या होता है. आप पाउंड्स kg का यूनिट रख रहे हो, ठीक है. जब आप इसको कन्वर्ट कर भी लोगे तो भी इसका वेट तो हमेशा यही आना है 441 न्यूटन. तो इसमें आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको 441 न्यूटन ही बोलेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी फेलिशियाज वेट ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर. अब ये चीज तो नीचे लिखी होगी, वेयर द एक्सेलरेशन. अच्छा ठीक है, हाँ पहली चीज मास पूछी है. तो मास क्या होता है, मास इज द मेजर ऑफ मैटर. ठीक है, सिंपली मैटर इन यू. ये बात समझ में आ रही है. मास सिर्फ ये बताता है कि आपके अंदर मैटर कितना है. अब आप जुपिटर पे चले जाओ कि सन पे चले जाओ, आपका मास चेंज नहीं होता. तो आपका मास अभी भी यही रहेगा 45 kg, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, मास है ये. और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा है, जिसमें आपसे बोला है कि वेट का क्या होगा, तो वेट तो आता है mg, मास तो आपका वही रहा 45 kg, पर इस बार ग्रेविटेशन g की वैल्यू क्या हो गई है 25. तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. और वापस से हम कैलकुलेटर उठाएं, 45 इंटू 25 करो और इसका आंसर देख लो 1125. ठीक है, तो ये आ गया 1125 न्यूटन. तो यहाँ से देखो कितना ज्यादा है 1125 न्यूटन, है ना भाई. चलो आगे चलें. मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, वेट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बिल्कुल सही है गावन, बिल्कुल सही है. ठीक है, चलते हैं आगे. अब देखो, different masses are hung on a spring scale calibrated in newtons. The force exerted by gravity on 1 kg is 9.8 न्यूटन. ठीक है, समझ आती है ये बात. ये स्प्रिंग बैलेंस मैंने आपको क्लास में भी बताया है ना. स्प्रिंग बैलेंस का काम क्या होता है कि हम इस पे कैलिब्रेशन खुद लगाते हैं. हमको पता है कि नीचे 1 kg का मास लटका है, तो वो जो फोर्स लगा रहा होगा वो 9.8 न्यूटन लगा रहा होगा, है ना. तो डिफरेंट masses are hung on the spring scale calibrated in Newton. इसका मतलब है ये वाला जो स्प्रिंग स्केल है ये आपको न्यूटन की वैल्यूज देता है, फोर्स की वैल्यूज देता है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है कि
force exerted by gravity on 5 kg, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन 5 kg। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का और इस 5 kg के ऑब्जेक्ट को यहाँ छोटा सा बनाते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का और इस 5 kg के ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे खींच रही है तो वो mg से खींचेगी। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 9.8, क्या वैल्यू आएगी इसकी, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाती है 4-6 न्यूटन। सही लिखा है क्या, ये गलती कर दी, 49 न्यूटन, ठीक है। ये आ जाएगी 49 न्यूटन। बेसिकली आप क्या करो, आप 9.8 की टेबल ना 5 तक याद कर लो। मैं आपको ये बता देता हूँ साइड में, आपको ये याद होना चाहिए कि 9.8 इंटू 1 जो है ये तो 9.8 ही रहेगा। जब आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 2 करोगे, g इंटू 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 19.6। 3g की वैल्यू हो जाएगी 27 नहीं 29.4, ठीक है। 4g की वैल्यू हो जाएगी 40 से एक कम 39.2, ठीक है। और 5g की वैल्यू हो जाती है 49। ये टेबल आप याद रख सकते हो तो काफी मजा आ जाएगा। 11th 12th में भी बहुत काम आती है ये टेबल, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार कहीं लिख लो, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे याद कर लो, नहीं तो कहीं लिख लो, आपको 2-3 बार देखते देखते खुद ही याद हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन हाउ मच kg इज इक्वल टू 98 न्यूटन। अब ये कैसे पता लगाएं कि कितने kg पे 98 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस बार आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा उल्टा। इस बार आपको लिखना पड़ेगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। आपको मास नहीं पता तो आपको लिखना पड़ेगा मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ग्रेविटी। फोर्स कितना बोला, फोर्स बोला 98 न्यूटन, है ना, ये लिखा 98 न्यूटन। और आपको ग्रेविटी की वैल्यू पता है 9.8 न्यूटन, सॉरी ग्रेविटी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे आंसर अपने आप केजी में आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 kg, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 10 kg, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, मेक अप योर ओन मास एंड शो द कोरिस्पॉन्डिंग वेट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ ग्रेविटी ऑन डैश मास इज डैश न्यूटन। चलो भाई, अब कह रहा है कि आप अपने खुद के मास की एक वैल्यू बोलो और फिर उस पर वेट भी निकालो। तो ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। बताओ कोई केजी की वैल्यू क्या लो। थैंक यू, सही चल रहा है। बताओ यार कोई केजी की वैल्यू बताओ, मैं थक गया। 12, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे 12 kg की वैल्यू डिसाइड कर ली है तो 12 kg पे आपका कितना वेट आएगा, कितने न्यूटन आएगा। तो ये लिखोगे आप 12 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, ठीक है। तो इस पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं बिना कैलकुलेटर के। 9.8 इंटू 10 बड़ा आसान है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9.8 इंटू 10+2, ठीक है। जगह है या हो जाएगा। 9.8 इंटू 10 होता है 98 प्लस 9.8 इंटू 2 कितना किया था हमने पीछे 19.6। तो अब इन दोनों को प्लस कर लो, अब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो 98 प्लस 20 कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 118 और 118 में से 0.4 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 117.6 न्यूटन, ठीक है। चेक कर लें क्या, 12 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा। चलो 117.6, ओके, आई बात समझ। चलो जी, ये पार्ट हो गया। आगे देखते हैं। बाय वॉट एवर मीन्स स्प्रिंग स्केल्स या मेजरिंग बैलेंस फाइंड द मास ऑफ योर फिजिक्स बुक। फिजिक्स बुक है आपके पास तो आप उसका मास निकालो। और बाय वॉट एवर मीन्स मतलब जो भी समझ में आए आपको, जो मिले, और उसका मास निकालो। फिर ये कह रहा है देन कंप्लीट द टेबल, कि अगर आपके पास एक मेलन है जो कि 1 kg का है तो उसका वेट कितना होगा 9.8 न्यूटन होगा। अच्छा, अगर आपके पास एक एप्पल है जो 1 न्यूटन वेट लगाता है
तो उसका मास कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मास इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। 1 डिवाइडेड बाय 9.8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.102, जिसका मतलब है 102 ग्राम का होगा आपका एप्पल, 100 ग्राम का एक एप्पल। ठीक है, तो छोटे छोटे 5 एप्पल आ जाएंगे आधे किलो में। ओके, बुक जो है आपको खुद को ही भरना है, आप उसका मास देखो और फिर वेट बताओ। एक आपका दोस्त है, इस दोस्त का 60 kg वजन है, तो इस पे कितना वेट लगेगा, वापस से कैसे करेंगे, कोई बताना चाहेगा 60 kg पे? 117.6 निकाल दिया था, गुड। चलो 60 kg का बताओ जल्दी से, फिर वेट कर रहा हूँ मैं। 588, आर यू श्योर? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो फिर काम करते हैं खत्म। यहाँ पे हमने लिख दिया 588 न्यूटन, चेक भी नहीं कर रहा, 2 जनों का आंसर आ गया है, तो ये हमारा एक काम हो गया। ठीक है, बेसिकली आपको वेट और मास का डिफरेंस समझ आ गया। मास नेवर चेंजेस, ठीक है, और वेट जो है डिपेंड्स ऑन मास एंड ग्रेविटी, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा mg। ठीक है, आपका जो मास है वो हमेशा सेम रहता है, जुपिटर हो, मून हो, सन हो। वेट जो है मून पे कम हो जाएगा, जुपिटर पे ज्यादा हो जाएगा, वो सारी चीजें हम लोग ग्रेविटी के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इस केस में क्या है, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाना चाहूंगा, अपन 4-5 अच्छे अच्छे पेजेस कर लेंगे तो मजा आएगा। अब देखो कार्ट ए, ये है अ डे एट द रेसेस विद ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। बेसिकली हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कार्ट ए इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, तो ये वाला जो फोर्स है आपको ये स्केल पे नजर आ रहा होगा, ये 1 न्यूटन का फोर्स है ना। कार्ट बी आल्सो हैज अ मास ऑफ 1 kg एंड इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। अब इन दोनों का मास चुपचाप से इन्होंने बोल दिया आल्सो लगा के, आल्सो हैज अ मास ऑफ 1 kg, तो ए का जो बोला नहीं था उसको भी हमको लिख देना चाहिए कि ये दोनों 1 kg के हैं। इसका ऊपर फोर्स जो है वो 2 न्यूटन का है, ऊपर वाले पे फोर्स 1 न्यूटन का है। विच अंडरगोज द ग्रेटर एक्सेलेरेशन, ऑब्वियस सी बात है, जिस पे फोर्स ज्यादा उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा, बी। ठीक है ना। अच्छा, अब इस बार देखो, कार्ट ए इज पुल्ड विद 1 न्यूटन, कार्ट बी हैज अ मास ऑफ 2 kg एंड इज आल्सो पुल्ड विद 1 न्यूटन। अब इस बार कार्ट ए तो आपकी 1 की रह गई, बट यहाँ पे आपका 1 और 1 2 kg बन गया। ठीक है, इस बार इसका एक्सेलेरेशन और इसका, सॉरी, इनका जो फोर्स है वो दोनों का 1 न्यूटन है, तो किसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा? ऑब्वियस बात है, जो हल्का होगा उस पे एक्सेलेरेशन ज्यादा होने वाला है ना। क्यों? एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन एम। तो फोर्स बढ़ा तो एक्सेलेरेशन बढ़ा, मास कम हुआ तो भी एक्सेलेरेशन बढ़ा, तो यहाँ पे मास कम, एक्सेलेरेशन ज्यादा। ठीक है ना। कार्ट ए इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, कार्ट बी ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स है 2 न्यूटन का और 2 kg का मास है, यहाँ पे 1 kg का मास है और 1 न्यूटन का फोर्स। विच अंडरगोज ग्रेटर एक्सेलेरेशन, बताओ भाई, बताएगा? सेम, बहुत बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, सिंपल चीज है। तो यहाँ पे सेम फॉर बोथ आ गया। ठीक है ना, आ रही है समझ? इस बार देखो, कार्ट ए इज पुल्ड विद 1 न्यूटन, कार्ट बी हैज अ मास ऑफ 3 kg एंड इज पुल्ड विद 3 न्यूटन। अब इस बार और फोर्स बढ़ा दिया, वापस से वही हाल, यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 3 kg, तो इस बार भी क्या होगा, 1 न्यूटन अपॉन 1 kg इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। पर यहाँ पे 3 न्यूटन अपॉन 3 kg, आंसर फिर से क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का सेम एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो फोर्स भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है, तो एक्सेलेरेशन में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे 2-2 था, यहाँ पे 3-3 कर दिया, यहाँ पे 1-1 है, तो सबका एक्सेलेरेशन सेम है अभी, है ना। अब मेरे को लगता है यहाँ पे तो कुछ नया करेंगे कि नहीं। This time cart A is pulled with 4 newtons of force and cart B has a same mass of 4 kg. Sorry, same नहीं है,
कार्ट बी हैज अ मास ऑफ 4 kg एंड इज पुल्ड विद 4 न्यूटन। इस बार दोनों पे फोर्स 4 न्यूटन का लग रहा है। इसका मास है टोटल 4 kg, इसका मास अभी भी 1 kg है, तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा? सबसे हल्का वाला, है ना? सेम फोर्स, तो हल्का ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज भाग जाएगा। ठीक है, और इस बार क्या चक्कर है? इस बार आपके फर्स्ट वाले ब्लॉक पे जो फोर्स है वो है 2 न्यूटन का। बी हैज अ मास ऑफ 4 kg, ये भाई साहब फिर 4 kg लेके बैठे हैं, एंड इज पुल्ड विद 3 न्यूटन, और इसको खींच रहा है 3 न्यूटन से। ओके, विच अंडरगोज ग्रेटर एक्सेलरेशन। ये कैसे करेंगे? वापस आपको ये क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वाले के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 न्यूटन डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है 1 kg, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? आई थिंक आंसर दिया भी होगा किसी ने, यहाँ पे कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं। और इस केस में आपका 3 न्यूटन का फोर्स 4 kg से के ब्लॉक को एक्सेलरेट करना चाहेगा, तो ये 3/4 आ गया। 3/4 क्या होता है? 0.75, 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। कौन ज्यादा तेज भाग रहा है? ए ऑफ कोर्स। ठीक है, आ रही समझ? चलो, अब इस बार देखो थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। इस बार क्या चक्कर है? यहाँ पे देखो, कंसिडर 1 kg कार्ट बीइंग पुल्ड बाय 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? एक्सेलरेशन इज एफ अपॉन एम। तो 10 न्यूटन अपॉन 1 kg इज एस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सही बात है। This is the same acceleration as of free fall g because of force equal to the cart's weight। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे नीचे लिखा है इन्होंने कि here we simplify and say g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ऐसे समझो कि हर बार कोई 10 न्यूटन का फोर्स एक 1 kg के ऑब्जेक्ट को खींच रहा हो, बिल्कुल वैसे ही आपकी अर्थ भी बिहेव करती है ना? अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। इस बार इन्होंने क्या बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट व्हेन द अप्लाइड फोर्स ड्यू टू 10 न्यूटन iron weight attached to the string draped over a pulley। अब देखो इसको समझो, ये हमने वैसे तो किए हैं क्वेश्चन। इस बार क्या बोला? इसका जो वेट है, वेट इसका 10 न्यूटन बता दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये पुलिंग फोर्स कितना लगाएगा? ये 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो इस कार्ड पे लगा रहा है और खुद पे भी लगा रहा है। अब आपका यहाँ पे जी जो है आपको 10 लेना है, तो आप देखो यहाँ पे आपका वजन 1 kg का ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक और kg की ये कार्ड भी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आराम से पढ़ना। विल द कार्ट एक्सेलरेट एज बिफोर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? क्योंकि हम लोग सोचेंगे कि ये 10 लगने वाला है, तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये जो मास है वो खुद भी एक्सेलरेट हो रहा है एंड कार्ड को भी खींच के चल रहा है। ठीक है, बेसिकली द मास ऑफ द कार्ड प्लस द मास ऑफ द पीस ऑफ आयरन दैट पुल्स इट, इन दोनों का मास आपको गिनना पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो इसको भी पुल कर रहा है और इसको भी पुल कर रहा है, जबकि फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन ही है, जबकि ग्रेविटी लगा रही है ना? तो इस बार आपका फोर्स तो 10 न्यूटन है, पर दोनों मासेस को आपको कंसिडर करना होगा। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो है उसमें हैंगिंग आयन का मास भी आएगा और कार्ड का मास भी आएगा। ठीक है, note this is half the acceleration due to gravity alone, है ना? So the acceleration of a 2 kg produced by the weight of 1 kg is g/2। बेसिकली ऐसे कंफ्यूज कर रहा है, पर ये कह रहा है कि जब आपको 2 kg को खींचना पड़े टोटल एक एक बंदे के वेट से, एक बंदे के वेट से आपको 2 आइटमों को खींचना पड़ रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन g/2 हो जाएगा, है ना? आ रही बात समझ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, एक्चुअली काविन कभी भी ऐसा नहीं होता कि ग्रेविटी एक्ट ना करे, है ना? अब आप जैसे एक सैटेलाइट की बात करो, वो सैटेलाइट अर्थ के चक्कर काट रहा है क्योंकि उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर ग्रेविटी नहीं एक्ट कर रही होती तो वो सैटेलाइट उड़ जाता, पर फिर भी उस सैटेलाइट के अंदर जो लोग हैं वो वेटलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आराम से बताऊंगा इसको, क्लास में समझाने में ज्यादा मजा आएगा। 3-4 एग्जाम्पल्स हैं इसके, आराम से करते हैं। अभी सारे बच्चे अटेंड भी नहीं कर रहे हैं, तो काफी बच्चों का मिस भी हो जाएगा, है ना? तुम्हारे पास पार्टिसिपेंट्स तो 9 ही है, जबकि क्लास देखने वाले बच्चे तो 20 के आसपास है। ठीक है, चलो, तो इसको आराम से कर लेंगे अगले चैप्टर पे। अभी आगे चलते हैं फिर। अब इस केस में देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन। वैसे चलो यार, इतना परेशान मैं कर नहीं सकता, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर ये है कि वेटलेसनेस
occurs when acceleration is equal to g। ये बात समझ लो, weightlessness occurs when acceleration is equal to g। इसका क्या मतलब है कि आप सोचो कि अगर आप एक लिफ्ट में होते, अगर आप एक यहाँ पे एक पर्सन हो जो कि एक लिफ्ट में हो, और मैं क्या करता हूँ यहाँ से लिफ्ट को काट देता हूँ, तो ये लिफ्ट और आप दोनों के दोनों गिरने लग जाते हो, ठीक है। तो क्या इस लिफ्ट के अंदर आप हवा में नहीं उड़ने लग जाओगे? यू विल बी फ्लोटिंग लाइक दिस इन द लिफ्ट जब आप दोनों गिर रहे होगे जी से, है ना। तो इस केस में आपका और जी का दोनों का एक्सेलेरेशन कितना है? जी, ग्रेविटी वाला एक्सेलेरेशन। तो इस पॉइंट पे आप वेटलेस हो जाते हो, ठीक है। और इस केस को हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल इज द फॉल व्हेन यू फॉल डाउन विद जी, ठीक है। इस जी के केस में अब जब सैटेलाइट्स हैं तो सैटेलाइट्स भी एक्चुअली फॉल ही कर रहे हैं, और इस चीज को मैं अभी नहीं छेड़ना चाह रहा था क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है समझाने में। बट बेसिकली सैटेलाइट्स एंड द मून आर फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। एक्चुअली दे आर नॉट एग्जैक्टली मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ बट दे आर फॉलिंग, और इस फॉलिंग को हम फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो आराम से समझाने में बेटर है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ। Find the acceleration of 1 kg cart when two identical 10 Newton weights are applied। तो इस बार ये भाई साहब भी 1 kg के हैं, ये भाई साहब भी 1 kg के हैं, और यहाँ पे ये भी 1 kg के हैं। पर इस बार ये दोनों लटक रहे हैं ना, तो यहाँ पे फोर्स कितना है? इन दोनों का मास जो है टोटल, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इसका मास 2 kg है। नीचे की तरफ कितना लगा रहा है? 20 न्यूटन लगा है। तो अब देखो अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? 20 न्यूटन हो गया। और टोटल मास कितना है? टोटल मास काउंट करो तो इसका 2 और इसका 1, 3 हो गया ना। तो 20 न्यूटन अपॉन 3 kg कितना देगा? ये दे देगा 6.666666 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने भी 6 लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चले। अब इस पे थोड़े से क्वेश्चन हैं जो कि एक्चुअली मजेदार है। अब देखो इस बार क्या है, आपके पास वापस से ये 1 kg की कार्ट है, ये 1 1 1 तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं। अप्लाइड फोर्स बताओ जल्दी से मेरे को, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं 3 kg के या फिर 30 न्यूटन के। तो अप्लाइड फोर्स हो गया 30 न्यूटन, ठीक है। और टोटल मास हो गया 4 kg, तो 30/4 हो जाएगा 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। Find the acceleration of 1 kg cart when 4 identical 10 Newton weights not shown are attached। अगर वापस से मैं सेम प्रोसेस करूँ, यहाँ पे 1 kg रखूँ और यहाँ पे 4 kg रखूँ, तो आपका अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा? बताओ भाई। 40 न्यूटन, है ना। तो आपके 40 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, जबकि टोटल मास है 1 + 4 5 kg। तो आपका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखो ये 8 है, ये 7.5 है, ये 6.66 था, यहाँ पे g/2 की वैल्यू 5 थी, ठीक है। तो वो एक एक वेट जब आप बढ़ाते जा रहे हो तो उससे उसके पुल की वजह से फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बट इस बार क्या किया, इस बार वेट ऊपर बढ़ा दिया, और ये ऊपर बढ़ा हुआ वेट जो है ये पुल क्रिएट नहीं करता, ये खाली इनर्शिया देता है, ठीक है। सब जिंदा है? चार्ट आ गई बहुत सारी। चलो बहुत बढ़िया, सब कर रहे हैं। तो आपका ये वाला जो वेट है, चलो फिर इसका आंसर बताओ। यहाँ पे टोटल फोर्स अप्लाइड कितना लिखूं? टोटल मास, सीधा एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दो। चलो, why don't count gravity force on cart? बताता हूँ। क्योंकि ग्रेविटी जो कार्ट पे लग रही है ना, वो इस रस्सी को पुल नहीं कर रही। कैसे? ये कार्ट पे जो ग्रेविटी नीचे लग रही होगी ये mg लग रहा होगा, इस कार्ट पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा वो नॉर्मल। तो ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, बिकॉज द कार्ट इज नॉट मूविंग अप और डाउन। यहाँ भी और यहाँ भी कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। कचरा कर देता हूँ यार मैं यहाँ पे। चलो, तो बेसिकली कार्ट जब ऊपर और नीचे जा ही नहीं रही तो इसका मतलब है नॉर्मल और mg बैलेंस्ड है। अब क्या ये कार्ट इसको पुल कर रही है? नहीं कर रही, है ना। इस कार्ट का वेट तो नीचे लग रहा था, इस स्ट्रिंग को तो पुल कर ही नहीं रहा था। पर इस केस में ये जो वेट है ये नीचे लग रहा है और इस स्ट्रिंग को पुल करता हुआ चल रहा है, ठीक है।
तो इसलिए आपके लटके हुए मासेस का तो आपको वेट काउंट करना पड़ता है पुलिंग फोर्स में, पर ऊपर बैठे हुए मासेस का वेट जो है वो नॉर्मल बैलेंस कर देता है। ठीक है, ये स्ट्रिंग को नहीं पुल करते, पर ये इनर्शिया जरूर देते हैं। ऊपर बैठे हुए ब्लॉक्स को मूव तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तो मूव करने में जोर तो लगेगा ही, जितना भारी ब्लॉक होगा उतना ज्यादा जोर लगेगा। चलो, वी हैव एन आंसर 3.33। तो अब देखो, ये जो 3.33 है ये कैसे आया? आपका यहाँ पे पुलिंग फोर्स है 10 न्यूटन का, और आपके जो टोटल मासेस हैं वो है 1 + 2, तो ये हो गया 10/3। 10/3 की वैल्यू 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड आर्शिया। चलिए, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ मास इज mg, सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg इज 10 न्यूटन। ये तो हमको पता है ना। ठीक है, थैंक यू कौवे, तोते, व्हाटएवर। चलो, अब इस केस में क्या हो जाएगा? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार्ड व्हेन इट कैरीज 2 पीसेस ऑफ आयरन एंड ओनली 1 आयरन पीस डैंगल्स। तो ये मैं कर दूं। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। यहाँ पे टोटल मास कितना है? 3, और इसका 1, टोटल मास 4, तो ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, है ना। चले आगे। चलो, वापस थोड़े से दिमाग लगाते हैं। अब ये वाला और ये वाला आपको करना है यार। बताओ, फर्स्ट केस को आराम से देख लो। एक मास लटक रहा है 1 kg का, यहाँ पे 1 1 1 1 4 kg ऊपर बैठा है। बताओ जरा एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0.5 नहीं, 2 बिल्कुल ठीक है। आर्शिया ने भी दे दिया है, नमन भी आया है, बिल्कुल सही बात है आपका। देखो, पुलिंग फोर्स जो है ये तो इसकी वजह से लग रहा है 10 न्यूटन, पर टोटल मास है 4 और एक 5, तो यहाँ पे 5 kg का मास आ गया, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। है ना मस्त। इस केस का भी देखो, बताओ। 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे है, 1 2 3 एंड 4, 4 यहाँ पे भी है। ओके, चलो इसका बताओ। कोई बात नहीं काविन, आई अंडरस्टैंड। तुमने हमेशा यही गलतियां करी हैं, है ना, सिली मिस्टेक्स। चलो, ये 1.25 एक आंसर है जो कि सही नहीं है। तो हर्षया 5 बिल्कुल ठीक है, काविन 5 बिल्कुल ठीक है, नवन 0.2 बिल्कुल गलत है। फिर से सोचो, मोक्ष 1.25 ये भी गलत है। क्यों? देखो, इस बार पुल करने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? 4 लोग हैं ना पुल करने वाले, तो 40 न्यूटन का पुलिंग फोर्स है, तो सिंपली इस पे लिखो। अब लिखो यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब पीछे आओ और वापस बताओ कितना मास है। ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल मास आ गया 8 kg। आपका आंसर हो गया ना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है नमन। चलो, बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि कोई भी मास यहाँ m पड़ा है और यहाँ नीचे एक m मास लटका हुआ है। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन है ना। तो आप बोलोगे कि नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है mg, और कितने लोगों पे लग रहा है? 2m पे लग रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया? g/2 आ गया, जो कि होता है 5। तो यहाँ पे m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये 1 1 होते तो भी सेम होता, जो कि हमारी पहली सिचुएशन थी, है ना। ये पहली सिचुएशन कहाँ गई? इधर जो कचरा हो रखा है बहुत सारा, इस पहली सिचुएशन में भी दोनों 1 1 थे। तो आपका आंसर कितना आया था? आंसर आपका 10/2 5 ही आता है। ठीक है, समझ आ रही है? और इस बार भी आपका जब 4 4 हो गया तो वापस वही सिचुएशन है, दोनों तरफ से इसको सेम फोर्स लग रहा है। और ये mg वाली बात, ये mg वाली सिचुएशन को समझ लो, तो आप कह सकते हो कि कोई भी मास सेम होता है तो ऐसा ही होता है। ओके, लास्ट सिचुएशन, ड्रॉ योर ओन कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस एंड फाइंड द एक्सेलरेशन। ओहो, कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कितने मास रखने वाला हूँ इस बार? मैं यहाँ पे पूरा का पूरा काविन बिठा दूंगा। काविन अपना मास लिखो, और इस बार मैं यहाँ पे पूरा का पूरा, स्प्रिंग नहीं बनानी चाहिए, एक बंदर बनाना चाहिए, और यहाँ पे मैं नमन को लटका दूंगा। नमन अपना मास बताओ, जल्दी करो भाई।
काविन कोई तुमको देख नहीं रहा है, तुम झूठ लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपना मास बताओ जल्दी से। ₹46 kg। ये प्राइवेटली क्यों लिखा हुआ है बच्चे? मेरे को तो सबके सामने बोलना ही पड़ेगा ना तुम्हारा मास। और नमन, अच्छा ये नमन है। काविन भाई जल्दी से बताओ मास कितना है तुम्हारा? आई डोंट नो माई मास। ओहो, फिर किसी और को लटकाना पड़ेगा। मोक्ष, मास पता है तुमको अपना? चलो मैं ही बैठ जाता हूँ। 48 kg। मोक्ष और नमन यार तुम दोनों का मास बहुत क्लोज है, मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, नमन को तो यहीं लटका के रखते हैं और इस पोजीशन पे मैं खुद आ जाता हूँ। और मेरा मास है करीब 64 kg, पर उसके बाद में ये 1 kg का ये ब्लॉक भी है, तो हमारा इस सिस्टम का टोटल आ जाएगा 65 kg। ठीक है, यहाँ पे नमन है जिन्होंने अपना मास बताया है 46 kg। आपको ग्रेविटी को अभी भी 10 लेना है, तो बेसिकली पुलिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना होने वाला है? ये हो जाएगा 460 न्यूटन। ठीक है, और ये टोटल मास कितने लोगों को खींच रहा है? ये खींच रहा है 65 प्लस 46 kg को। ठीक है, तो 460 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 तो 100 हो गया, तो ये आ गया 111 kg। ये आपका टोटल मास है सिस्टम का। अब इसको कैलकुलेटर से आप बता दें, तो 460 डिवाइडेड बाय 111 और इसका आंसर आ गया 4.144। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन 4.144 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यही बात समझ सबको क्लियर है? एक लास्ट पेपर बस। ठीक है, और टाइम भी होने वाला है, तो काफी अच्छी कैलकुलेशन से किया है मैंने। अगले बार अगला कोई पेपर नहीं है। अब ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, और न्यूटन का थर्ड लॉ तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। इन द एग्जाम्पल्स बिलो द एक्शन रिएक्शन पेयर इज शोन बाय द एरोज। एरोज को वेक्टर्स भी बोलते हैं। एंड द एक्शन रिएक्शन डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। जैसे इस केस में आपको एक एरो लिखा है ये वाला, और दूसरा एरो पीछे वाला। फिस्ट हिट्स वॉल, वॉल हिट्स फिस्ट। ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन हो गए, है ना? अब इन इन ए थ्रू जी, ए थ्रू जी मतलब ए बी सी डी एफ जी, जी जी तक। ड्रॉ द अदर एरो एंड स्टेट द रिएक्शन टू गिवन एक्शन, देन मेक अप योर ओन एग्जांपल इन एच। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ पे हमारे पास एक हेड बम्प है जो कि बॉल को हिट कर रहा है। तो हेड बम्प्स बॉल, हम लोग बदले में क्या लिखेंगे? बॉल बम्प्स हेड। और इसका दूसरा एरो जो बनाना है वो मैं रेड से बना दूं, तो ये आपके सिर पे प्रेशर लगेगा बॉल का, है ना भाई? ये बॉल अगर पत्थर की होती तो आपको पता चलता कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक विंडशील्ड है जिसने एकदम से बग को हिट किया, तो ऑब्वियसली बदले में बग ने भी तो विंडशील्ड को हिट किया होगा, है ना? तो यहाँ पे बग हिट्स विंडशील्ड इज बेसिकली इट्स रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ? सिमिलरली बॉल हिट्स बैट हिट्स बॉल, तो बॉल हिट्स बैट। तुम भी कहोगे सर क्या बच्चे वाली चीजें कर रहे हो, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हैंड टचेस नोज, नोज टचेस हैंड, और रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, हैंड पुल्स फ्लावर। अब इस बार पुल हो गया, तो आपको फ्लावर ने भी कुछ रेजिस्टेंस दिखाया होगा आपके हैंड पे। फ्लावर ने आपको रोकने की कोशिश करी होगी। फ्लावर पुल्स हैंड, है ना? अब बेसिकली ये फ्लावर बेचारा जो है ना, ये कमजोर है बड़ा, ये वीक है, तो हमने इसको आराम से पुल कर लिया। बट अगर इस फ्लावर की जगह एक ट्री होता और आप यहाँ पे हाथ लगा के इसको खींचने की कोशिश करते, तो आप इसको नहीं खींच पाते ना, क्योंकि इस बार जब ट्री पुल कर रहा होता, ट्री पुल्स हैंड, तो वो बहुत स्ट्रांग होता और काफी ज्यादा फोर्स मांगता आपसे भी, कि अगर मेरे को उखाड़ना तो भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? एथलीट पुशेस अ बार अपवर्ड्स, तो बेसिकली ये बार इसके दोनों हाथों पे फोर्स नीचे लगाने वाला है, और बार पुशेस द एथलीट डाउनवर्ड्स। सही बात है, आ रही समझ? कंप्रेस्ड एयर पुशेस बलून सरफेस आउटवर्ड, ये बलून की सरफेस को जो एयर हमने अंदर फुलाई है, भरी है, वो पुश कर रही है।
बदले में आपका जो बलून है वो इस एयर पे प्रेशर लगा के बैठा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी लिखोगे बलून पुशेस एयर इनसाइड, ठीक है। बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये कंप्रेस ही कर रहा है पूरी की पूरी एयर को, ठीक है। तो पुशेस की जगह कंप्रेसेस भी लिख सकते हो। लास्ट सिनेरियो बनाने को बोला है, कोई आइडिया है किसी के पास तो बताओ, मैं लगाऊं आइडिया। चलो, अगर मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लूं और मैं बोलूं कि आपके पास एक नोटबुक है, ठीक है, और इस नोटबुक पे आप एक पेन चलाते हो। पेन कैसे बनाएंगे, चलो ये आपका पेन है, ये उसका ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। ये पेन आप अगर नोटबुक पे पुश करते हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेन पुशेस नोटबुक, ठीक है। और बदले में हम लिखेंगे नोटबुक पुशेस पेन, और जो फोर्स लग रहे हैं वो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये लास्ट केस जो हमारा क्लास का एग्जांपल था, याद है आपको, draw arrows to show the chain of at least 6 parts of action reaction forces। अरे वाह, draw arrows to show the chain of अच्छा chain of at least 6 parts of action reaction pair। हमको यहाँ पे 6 एक्शन रिएक्शन पेयर ढूंढने हैं। क्या ऐसा कुछ मैंने क्लास में कराया था या नहीं कराया था, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली आपको बोल रही है यू कैन टच विदाउट बीइंग टच्ड, है ना। ठीक है, अब ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है 6 एक्शन रिएक्शन पेयर ढूंढना है। कोई मेरे को बताना शुरू करे तो मैं लिखना शुरू करूँ। हाउ डज एयर बैलेंस मेक अ पेन राइट। नहीं काविन, एयर का तो कोई बैलेंस था ही नहीं इस सिचुएशन में। किकिंग अ फुटबॉल, पुलिंग अ हैमर, दोनों अच्छे एग्जांपल हैं। एयर बैलेंस का नोटबुक के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमने एयर नहीं बोला है, हमने पेन बोला है। पेन पुशेस नोटबुक, ठीक है। जैसे मैं अभी राइट नाउ पुश कर रहा हूँ ना, पेन से ही तो प्रेशर लगा रहा हूँ मैं, तो बदले में पेन पे भी प्रेशर लगता है, ठीक है। चलो यहाँ पे 6 रिएक्शन ढूंढने शुरू करो, एक्शन रिएक्शन, और मुझे बताना शुरू करो। तो मैं भी लिखना शुरू करूँ। पुलिंग ट्री 1, वेरी गुड ब्रह्मलीन। तो पहला फोर्स हमारा आ गया यहाँ पे ट्री को पुल किया जा रहा है। ये मैं रस्सी के ऊपर ही बना देता हूँ। इस रस्सी ने ट्री को पुल किया, बदले में इस ट्री ने इस रस्सी को भी पुल किया। दिस इज आवर फर्स्ट एक्शन रिएक्शन पेयर। पर्सन पुलिंग रोप, वेरी गुड पर्सन भाई साहब, आपने भी रोप को पुल किया है। तो दिस इज एंड रोप आपको भी पुल कर रही, दिस इज आवर सेकंड एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। और बताओ, स्प्रिंग बैलेंस बीइंग पुल्ड, टू पुलिंग रोप फ्रॉम लेफ्ट, टू पुलिंग रोप फ्रॉम लेफ्ट, ये कौन है यार। चलो पहले स्प्रिंग बैलेंस वाला कर ले। क्या बोला है, स्प्रिंग बैलेंस बीइंग पुल्ड, तो ठीक बात है। यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस को भी तो कोई खींच रहा है, और इस स्प्रिंग बैलेंस ने बदले में भी उसको खींचा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पेयर हो गया, ठीक है। अब वैसे चाहो तो भी एक दो पैर लगा सकते हो, और चाहो कि क्या बात है, इस एंड से भी तो आपको स्प्रिंग बैलेंस खींच ही रहा है। तो हमने यहाँ पे 4 गिन लिए। पांचवा और छठा बता दो यार जल्दी से, दिख रहा है सामने। ये इसीलिए क्वेश्चन में बोला था चेन ऑफ एटलीस्ट 6 पार्ट्स, कि यहाँ से आप शुरू हुए एक, अगला कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे। यहाँ पे इस हाथ से जो बंदर है ये खींच रहा है, बदले में रस्सी इसको खींच रही है। ये हमारा एक और हो गया, इस बार इसका नाम है 5। एंड सिमिलरली इस हाथ से भी बंदर जो है ये रस्सी को और रस्सी बंदर को खींच रही है। तो ये हमारा हो गया 6। बेसिकली ये 6 फोर्सेस एक बार आदमी ने रोप पे लगाया, दूसरी बार रोप ने बंदर बंदर और रोप के बीच का, फिर से बंदर और रोप के बीच का, फिर स्प्रिंग बैलेंस के एक एंड से रोप के बीच में, फिर स्प्रिंग बैलेंस के दूसरे एंड से रोप के बीच में, और फिर ट्री और रोप के बीच में। इस पूरे के अंदर 6 रिएक्शन फोर्सेस आ गए, ठीक है। आई बात समझ, ऑल ओके, वेरी गुड। चलिए तो हमारी हो गई आज की कॉपी खत्म। नेक्स्ट पेज है ही नहीं हमारे पास, और टाइम भी हो गया, ठीक है। छुट्टी करें फिर, चलो भाई, थैंक यू बच्चों। कुछ कहना है, इसमें टाइपिंग का पता चलता नहीं है, ठीक है। फिर क्लास खत्म करें, ओके।
थैंक यू जी, थैंक यू सिफात। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।